गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम निवेश गुणक की धारणा के बारे में चर्चा कर रहे थे। निवेश की अवधारणा किस प्रकार से कीन्स के आय एवं रोजगार सिद्धांत में एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है, ये हम देख चुके हैं। किस प्रकार से निवेश में परिवर्तन के फलस्वरूप आय में कोई के गुणा यानी गुणक गुना जो वृद्धि होती है वही अनुपात गुणक कहलाता है। यानी निवेश में परिवर्तन जो कि वृद्धि या कमी दोनों हो सकते हैं। निवेश में यह वृद्धि या कमी राष्ट्रीय आय में कितनी गुना वृद्धि या कमी करेगी, यह निर्भर करता है गुणक के मान पर, यानी मल्टीप्लायर की वैल्यू पर। फिर हमने देखा कि मल्टीप्लायर या गुणक का जो मूल्य है वो किस प्रकार निर्धारित होता है। तो गुणक का जो मूल्य है वो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति या सीमांत बचत प्रवृत्ति पर निर्भर कर रहा है। हमने इसका फॉर्मूला भी जानने की कोशिश की कि k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC या k इक्वल टू 1/MPS। तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और k के मूल्य में सीधा, जबकि गुणक के मूल्य और सीमांत बचत प्रवृत्ति में विपरीत या उल्टा संबंध है, जिसे हम रेसिप्रोकल ऑफ MPS भी कह सकते हैं। So the value of multiplier is the reciprocal of marginal propensity to save। और अगर MPC से मालूम करते हैं तो k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC और k का मतलब होगा गुणक। MPC क्या है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। यह सीमांत उपभोग प्रवृत्ति क्या होती है? आय में परिवर्तन के कारण उपभोग में जो परिवर्तन होता है उस अनुपात को सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जाएगा। इसी प्रकार से आय में परिवर्तन के कारण बचत में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के अनुपात को ही सीमांत बचत प्रवृत्ति कहा जाएगा। हमने एक टेबल के माध्यम से भी इसकी व्याख्या करने की कोशिश की है। जैसे जैसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मूल्य बढ़ता है k का मान भी बढ़ता जाएगा, और ठीक इसके विपरीत जैसे जैसे सीमांत बचत प्रवृत्ति का मूल्य बढ़ता है k का मान या गुणक का मूल्य घटता जाएगा। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि किस प्रकार से हम गुणक की अवधारणा को चित्र की सहायता से भी समझ सकते हैं या चित्र के माध्यम से भी समझा जा सकता है। यहाँ आप ध्यान देंगे कि किस प्रकार से हम डायग्राम से इसे हम और आसानी से समझ सकते हैं। अब चूंकि हम इसे चित्र द्वारा समझ रहे हैं तो यहाँ हमने MPC की वैल्यू को 0.5 मान लिया है। कितना मान लिया है? 0.5। MPC का क्या मतलब है? डेल्टा C बाय डेल्टा Y। और 0.5 का क्या मतलब होता है? 1/2। हम ये भी जानते हैं कि MPC प्लस MPS इन दोनों का योग हमेशा क्या होता है? 1 के बराबर। ये आप हमेशा ध्यान रखें। अगर MPC का मूल्य 1/2 है तो MPS भी क्या हो जाएगा? 1 माइनस MPC, और 1 माइनस MPC मतलब 1 माइनस 1/2। हमने मान लिया है कि इसकी वैल्यू 1/2 है, या 1/2 को आप 0.5 भी कह सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ MPS यानी सीमांत बचत प्रवृत्ति भी कितनी होगी? 1/2। तो आप ये ध्यान दें कि हम यहाँ जिस डायग्राम को बनाने जा रहे हैं वहाँ हमने MPC का मूल्य 1/2 यानी कि 0.5 मान लिया है। इसी प्रकार से निवेश जो है वह स्वायत्त है। यहाँ I कौन सा है? निवेश में जो वृद्धि होगी वो कौन से निवेश में वृद्धि हो रही है? स्वायत्त निवेश में। स्वायत्त निवेश में वृद्धि है। खैर, अब हम देख रहे हैं कि स्वायत्त निवेश I है, और यदि हम
y इक्वल टू सी प्लस आई को देखें, यहाँ आप ध्यान देंगे x अक्ष पर हमने लिया है I और y अक्ष पर हम देख रहे हैं उपभोग एवं निवेश, क्योंकि हम जानते हैं कि यदि हम अपनी आय को व्यय करते हैं तो व्यय दो प्रकार का हो सकता है, उपभोग व्यय जिसे हम सी के द्वारा दर्शा रहे हैं और दूसरा है निवेश व्यय आई, इन्वेस्टमेंट। तो y इक्वल टू सी प्लस आई, और यदि किसी में भी उपभोग में परिवर्तन हो या निवेश में परिवर्तन हो तो ये आय में भी परिवर्तन करेगा। तो निवेश में जितना परिवर्तन है उसे हम डेल्टा आई के द्वारा दिखाएंगे। अब आप चित्र पर ध्यान देंगे, x अक्ष पर आय यानी इनकम को दर्शाया गया है, इसे हम y भी कह सकते हैं। x अक्ष पर आय या y जिसे हम कह रहे हैं y से डिनोट कर रहे हैं, और y अक्ष पर दर्शाया गया है उपभोग एवं निवेश। ये जो 45 डिग्री से लाइन बनाई गई है y इक्वल टू सी प्लस आई, ये व्यय रेखा है, और c प्लस आई जो इनिशियल प्रारंभिक व्यय रेखा c प्लस आई है, ये y जो आपका c प्लस आई है यहाँ वाली रेखा, ये कुल पूर्ति रेखा भी कहला सकती है और इसे आप आय रेखा भी कह सकते हैं। तो 45 डिग्री जो लाइन है यह आपकी कुल आय रेखा है, c प्लस आई कुल व्यय रेखा है, c प्लस आई। यह आय और व्यय की जो रेखा है वह E0 पर, तो प्रारंभिक संतुलन किस पर हो गया, E0 पर। ये परस्पर E0 पर इंटरसेक्ट कर रही हैं और प्रारंभिक संतुलन बिंदु Y0 पर है। तो C प्लस आई और I कैसा है, ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। अब मान लीजिए कि स्वायत्त निवेश में वृद्धि कर दी जाए, किसमें वृद्धि हो रही है, स्वायत्त निवेश में वृद्धि, और ये किसके द्वारा दिखाई जा रही है, डेल्टा Y के माध्यम से। तो C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, ये निवेश में जो वृद्धि है, यह निवेश में वृद्धि हम y अक्ष पर अगर दर्शाना चाहें तो ये जो निशान बनाया गया है ये डेल्टा आई में वृद्धि c प्लस आई रेखा को c प्लस आई प्लस डेल्टा आई पर पहुंचा देती है। तो अब जो नया संतुलन होगा वो c प्लस आई प्लस डेल्टा आई पर होगा। यह नई व्यय रेखा आय रेखा को E1 पर इंटरसेक्ट कर रही है, जिसे कि हम चित्र के द्वारा देख सकते हैं। c प्लस आई प्लस डेल्टा आई जब हम ड्रॉ करते हैं तो यह y इक्वल टू सी प्लस आई रेखा को, जो कि ये वाली जो लाइन है, इसे E1 पर इंटरसेक्ट करती है। आप फिर से ध्यान दे सकते हैं कि ये आपकी आय रेखा है, प्रारंभिक व्यय रेखा c प्लस आई है। यदि स्वायत्त और c प्लस आई रेखा y इक्वल टू सी प्लस आई को E0 पर इंटरसेक्ट करती है, इससे संतुलन बिंदु पर आय का संतुलन बिंदु कौन सा हो गया, Y0। अब हम ये कह रहे हैं कि यदि निवेश में वृद्धि हो जाए, और निवेश में वृद्धि कितनी हो रही है, स्वायत्त निवेश में डेल्टा आई की वृद्धि होती है, तो यही c प्लस आई रेखा अब कहाँ जाएगी, c प्लस आई प्लस डेल्टा आई पर, क्योंकि निवेश में कितना परिवर्तन हो रहा है, डेल्टा आई का। तो डेल्टा आई का परिवर्तन होने पर यही रेखा अब c प्लस आई रेखा अब c प्लस आई प्लस डेल्टा आई पर शिफ्ट हो जाती है। यह शिफ्टिंग कितनी होगी, यह सब कुछ निवेश में कितनी वृद्धि हो रही है उस पर निर्भर कर रहा है। ध्यान दीजिएगा कि c प्लस आई लाइन c प्लस आई प्लस डेल्टा आई पर शिफ्ट तो होगी, कितनी शिफ्टिंग होगी ये निर्भर कर रहा है डेल्टा आई पर, अर्थात स्वायत्त निवेश में जितनी वृद्धि होगी
यह रेखा व्यय रेखा उतने ही ऊपर की तरफ शिफ्ट होगी क्योंकि स्वायत्त निवेश में वृद्धि हो रही है। अब यह स्वायत्त निवेश की वृद्धि C प्लस आई रेखा को C प्लस आई प्लस डेल्टा आई पर शिफ्ट हो गई है। यह C प्लस आई प्लस डेल्टा आई लाइन y इक्वल टू C प्लस आई लाइन को E1 पर इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब प्रतिच्छेद कर रही है। पहले प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा था? E0। नया प्रतिच्छेद बिंदु कौन सा हो गया? E1। तो नया जो संतुलन बिंदु है वो E1 पर है। इस संतुलन बिंदु पर I जो है वो पहले y0 थी प्रारंभिक बिंदु पर, अब कितना हो गई है? y1। अर्थात I में कितनी वृद्धि हुई है? डेल्टा y के बराबर। आप देखिएगा I में जो वृद्धि है डेल्टा y में होने वाली, यानी I में होने वाली वृद्धि निवेश में होने वाली वृद्धि के से अधिक है। कितनी अधिक है ये मालूम करना है यदि हमें, तो ये वृद्धि निवेश के गुना। यहाँ एमपीसी का मूल्य 1/2 है तो के का मूल्य कितना हो गया? 2। ये भी हम देख सकते हैं। यदि एमपीसी का मूल्य कितना बताया हमने, यहाँ मान लिया 1/2, तो के का मूल्य कितना हो जाएगा? 1/1 माइनस 1/2। सो द वैल्यू ऑफ के विल बी 2। आय में कितनी वृद्धि होगी? निवेश के गुना। इसलिए डेल्टा आई से क्या है? अधिक। और कितना अधिक है? 2 गुना। अगर ये 100 करोड़ की वृद्धि हो रही है तो आय में 200 करोड़ की वृद्धि होगी। हमने डायग्राम से भी देखा कि ये जो डेल्टा आई है और इसके परिणाम स्वरूप स्वायत्त निवेश में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आय में वृद्धि हो रही है। और आय में जो ये वृद्धि है, आय में यह वृद्धि निवेश में वृद्धि के 2 गुना है। आप डिस्टेंस वाइज भी देख सकते हैं इसे कि आय में कितनी वृद्धि हो रही है? डेल्टा वाई। निवेश में कितनी वृद्धि हो रही है? डेल्टा आई। और आय में वृद्धि निवेश में वृद्धि के कितने गुना है? के गुना। के का मान कितना है? 2। के का मान 2 कैसे आया? क्योंकि एमपीसी की वैल्यू कितनी थी? 1/2, 1/2। आय में होने वाली वृद्धि निवेश से कितनी है? दुगुनी है, डबल है। तो डेल्टा वाई इज ग्रेटर देन डेल्टा आई। कितना ग्रेटर होगा? कितना अधिक गुना ज़्यादा होगा? ये के मूल्य पर निर्भर करता है। क्योंकि एमपीसी की वैल्यू 0.5 है, 0.5 को हम 1/2 भी कहते हैं, तो 1/2 वैल्यू होने पर के का मान कितना होता है? 2। इसलिए आय में 2 गुनी वृद्धि हो रही है। C प्लस आई प्लस डेल्टा आई, ये स्वायत्त निवेश में वृद्धि के कारण ये पूरी लाइन कहाँ शिफ्ट हुई है? यहाँ। ये जो आपकी लाइन है वो यहाँ शिफ्ट हो गई है। और ये नया संतुलन बिंदु किस पर आया है? E1 पर। नई आय का संतुलन पर आय कितनी है? y1। पहले कितनी थी? y0। तो आप ये देख सकते हैं कि आय में होने वाली वृद्धि निवेश में होने वाली वृद्धि के दुगुना है, क्योंकि गुणक का मूल्य कितना है? 2। गुणक का मूल्य 2 यानी कि आय में 2 गुनी वृद्धि होगी। गुणक का मूल्य 2 क्यों है? क्योंकि एमपीसी का मूल्य कितना था? 1/2। हमने यहाँ मान लिया कि एमपीसी बराबर 0.5 है, या 0.5 को हम 1/2 भी कह सकते हैं। तो ये था डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीपल।